हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है रिजॉय और मैं आपका गाइड हूँ फ्लूइड डायनामिक्स के लिए। ठीक, तो अभी मैंने बोला कि गाइड, तो गाइड का काम क्या होता है? आपको आपके राह कि आप सही राह पे चल रहे हैं कि वो दिखाना, ठीक है ना। आपको आपके आपकी पूरी राह में गाइड करते रहता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है। तो सेम ही मेरा काम रहेगा, मुझे आप एक गाइड की तरह ही मान सकते हैं। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानना होगा, मतलब इसके आगे पीछे क्या हुआ। शायद हमेशा ये सब चीज़ें रिलेटेड भी नहीं रहा, मतलब नहीं रहेगा रिलेटेड, बट फिर भी आपको जानना होगा। आई नो थोड़ा मतलब इन अप्रोप्रिएट साउंड करता है कि क्यों फिर सब ये सब चीज़ें सीखे, लेकिन ऐसा बहुत हुआ है कि हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें जानना है जो हमारे फ्यूचर में कभी काम भी नहीं आएंगे, लेकिन क्या करें, सिलेबस में है तो बोलना तो पड़ेगा। तो छोड़िए वह सब बातें। अभी दो अप्रोच है, हम वो दो अप्रोचेस के बारे में आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक है आपका लैग्रांजियन अप्रोच और एक है आपका ऑयलरियन अप्रोच। ठीक है, लैग्रांजियन और ऑयलरियन अप्रोच। तो सबसे पहले जो आगे आ रहा है उसी को जानते हैं, लैग्रांजियन अप्रोच। ठीक, तो ये है क्या भाई साहब? अभी इसको एक एग्जांपल की तरफ मानिए कि आपने मान लीजिए अपने घर से निकल के, ठीक है, ये मान लीजिए आप है, आप कोई भी हो, आपने अपना बाइक या फिर साइकिल उठाया, ठीक है, और निकल गए राइट पे। ठीक, अभी मान लीजिए कोई आपको ट्रैक कर रहा है, ठीक है, आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हिस्ट्री है आपका ट्रैवल का, सब कुछ ये ट्रैक कर रहा है। कहाँ किस टाइम पे आप रुके, कहाँ से चाय पानी आपने पिया, कहाँ कितनी देर जा रहे हैं, एक ट्रैकर लगा हुआ है आपके साथ मानिए, या फिर कोई आपको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, आप बाइक निकाल के निकले और आप ट्रैक हो रहे हैं, तो ये कैसा होगा? बुरा, मतलब कैसा फील होगा आपको? पीछा कर आपका कोई पीछा कर रहा है या फिर आपको कोई ट्रैक कर रहा है, ऐसा ही फील होगा, बहुत गंदा फील आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही गंदी फीलिंग हम अगर किसी फ्लूइड पार्टिकल को दे दे कि ये कहाँ से जा रहा है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका हिस्ट्री क्या है फ्लूइड पार्टिकल का, इतिहास क्या बोलता है, कहाँ गया था, क्या नहीं गया था, क्या वेलोसिटी था इस पॉइंट पे, क्या प्रेशर अप्लाई हुआ था इस एक अकेले फ्लूइड पार्टिकल पे, कितना स्ट्रेस इसे झेलना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जब कंसिडरेशन में लाते हैं, जब हम इन सब चीज़ों को मानते हैं सिर्फ एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के लिए, ठीक है, तो फिर उस अप्रोच को या फिर उस मेथड को हम लैग्रांजियन मेथड या फिर लैग्रांजियन अप्रोच बोल सकते हैं। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से। ठीक, अभी थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच में जाता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है।
तो 3D स्पेस में आप मान लीजिए कोई फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है 3D स्पेस में, और इसका पोजीशन x नॉट, y नॉट और z नॉट टाइम t नॉट पे, ठीक है। एक फ्लूइड पार्टिकल 3D स्पेस में है, उसका एक टाइम पे हमने एक पोजीशन बता दिया, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्सिस तो 3D एक्सिस में ही हम बताएंगे ना, कहाँ पे क्या है, फ्लूइड पार्टिकल कहाँ पे। तो लैग्रांजियन अप्रोच से हमें ये पता चला कि भाई साहब टाइम जब टी ज़ीरो से टी तक जाएगा, ठीक है, जब टी हो रहा है, या फिर मान लीजिए T1 लिख दीजिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। तो भाई साहब जब जा रहे थे यहाँ से यहाँ तक, तो T1 टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट चेंज होके मान लीजिए यहाँ पे चले गए, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज होके हो गया एक्स वाई जेड एक 3D स्पेस में, ठीक है, ये तो मान ही सकते हैं हम, ठीक। तो अभी हम इसको एक फंक्शन की तरह दिखा सकते हैं, ठीक। कैसे? हमें इन सब को टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन की तरह दिखाना है। कैसे? ये इनके इनिशियल वैल्यूज़ हैं, शुरू के वैल्यूज़ हैं, ये इनके फाइनल वैल्यूज़ है, ठीक है। और टाइम के फंक्शंस बनेंगे कैसे? तो वो आप लिख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो फंक्शन होगा उसका जो शुरू के कोऑर्डिनेट्स थे उसके टाइम के हिसाब से, ठीक। y जो होगा वो भी एक फंक्शन होगा इसके शुरू के जो कोऑर्डिनेट्स थे उस हिसाब से, और टाइम t1 के रेस्पेक्ट में बनेगा इसका फंक्शन। तो z भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। अभी देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट्स भी अभी रहेगा। क्यों? आप x डायरेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी y डायरेक्शन में जा रहे हैं, x डायरेक्शन में जा रहे हैं, z डायरेक्शन में कहीं पे भी आपका कोई भी मूवमेंट हो रहा है, इधर 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 कहीं पे भी, तो इस जगह पे इस कंपोनेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो तो इस एक्सेलरेशन के समान या फिर ये वेलोसिटी के समान तो नहीं होगा ना। जो पार्टिकल इस तरफ जाएगा, जिस स्पीड से जाएगा, जिस एक्सेलरेशन पे जाएगा, ये इसका वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट एक्सेलरेशन कंपोनेंट तो अलग होगा ना। तो वही सब चीज़ें हम लैग्रांजियन अप्रोच में कैसे लिखें। u v और w को हम रख सकते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट के हिसाब से, ठीक। एक्सेलरेशन को रख सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो इन सब का मतलब भी कि कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये होता है। और जाहिर सी बात है जब एक्स पे आएगा तो फिर यही होना है। अब आप मुझे ये मत पूछ लेना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे हो गया ये सब, तो फिर यार आपको क्लास 11 की फ़िज़िक्स पढ़नी होगी। अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि कैसे हो रहा है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट ये और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ये, तो भाई या फिर बहन आप प्लीज़ जाके 11 की किताब उठाइए फ़िज़िक्स, और उसके जो पहले 2-3 चैप्टर्स है उनको अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, तो फिर आपको क्लियर रहेगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है अभी क्यों हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो बाकी सबको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई है? फिर हमें लैग्रांजियन की जगह पे फिर हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी, इस अप्रोच की? क्यों? कुछ तो रीज़न होगा ना। ऐसे तो हम किसी चीज़ को बिना जांचे परखे नहीं बोल सकते कि हाँ ये गलत है भाई, इसको हटाओ, कोई नया लाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गया इससे काम नहीं हो रहा। तो क्या रीज़न था? रीज़न यही था कि ये नॉन लीनियर है। ठीक है, कोई लीनियर इक्वेशन इससे बनता नहीं। जो फंडामेंटल इक्वेशंस बनते हैं लैग्रेंजियन फॉर्म में, वो ठहरे अपने नॉन लीनियर। लेकिन हमें तो सीधा ही चाहिए। ठीक है, तेरा है फिर भी मेरा है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग सकता, कुरकुरे वाला या फिर बिंगो वाला। और ये इस चीज़ के लिए बहुत सारे हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारी हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो सिर्फ ये भाई साहब हमें 1D फ्लो जो होता है उसमें काम आते हैं लैग्रांजियन भाई साहब, बाकी का गुल है। ठीक, तो चलिए अभी इन सब भाई साहब को हटा के जो नए वाले भाई साहब है उन पे आते हैं। ठीक है, हमने लैग्रांजियन को हटा दिया, अब हमें काम करना है ओमेलारियन अप्रोच से। ठीक, अब ये क्या हो रहा है? सेम वाला एग्जांपल आप पकड़ के चलिए कि आप निकले हैं घर से, बाइक धोके या फिर स्कूटी धोके पूरा रेडी है अपना। ठीक, कुछ भी करके ये सब रेडी है। तो आप निकले, आपने जाते ही 80 की स्पीड लगा दी। ठीक, अब क्या होगा? पुलिस पकड़ेगा। जहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है वो 80 आपने कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है पुलिस पकड़ेगा। अभी आपने ये एक दिन किया, आपसे गलती हुआ, ठीक है छोड़ दिया। अभी वो आरटीओ डिपार्टमेंट ने क्या किया, या फिर आपके जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने क्या किया, एक पुलिस ऑफिसर को आपके पीछे लगा दिया। ठीक, एक पुलिस ऑफिसर आ गया आपके पीछे, तो आप जहाँ भी जा रहे हैं ये पुलिस ऑफिसर आपका पीछा कर रहा है कि देखता हूँ ये कहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर पे करता है। और ऐसे ही आपके जितने भी बंधु, भाई बंधु जो भी है, उन सब के पीछे एक एक करके ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर लग गया, आपको ट्रैक करने के लिए। कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं तुम्हारे साथ, क्या गुल खिला रहे हो कहाँ पे। तो भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, पूरा सिस्टम ठप बैठ जाएगा। ठीक, सिस्टम में कोई एफिशिएंसी बचेगी ही नहीं। तो इसके सिवा हम क्या करते हैं, इन सब मतलब ये सब छोड़ के हम सिंपल तरीका अपनाते हैं, या फिर जो ज़्यादा रिलायबल है वो है कि एक जो क्रॉसिंग होता है, हर एक क्रॉसिंग पे हम लोगों ने ट्रैफिक बूथ बिठा के रखा है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे रहते हैं। तो इस चौराहे से ये यहाँ से जो क्रॉस करेगा, यहाँ से जो क्रॉस करेगा, कहीं से भी जो क्रॉस करेगा, तो ये भाई साहब जो पुलिस में यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ पे एक जगह में फिक्स है कि सभी का नाप सकते हैं, कौन कितने स्पीड से जा रहा है, किसने हेलमेट पहना है कि नहीं, अगर किसी पे शक हो ड्राइविंग लाइसेंस का तो चेक करना। तो ये ज़्यादा फिजिबल है कि नहीं, ये सॉल्यूशन, इसीलिए ये बैठा है ट्रैफिक बूथ वाला।
तो सेम चीज़ अपना होगा अभी फ्लूइड पार्टिकल के लिए। हम लोग एक पॉइंट फिक्स कर देंगे, उससे जाएगा फ्लूइड पार्टिकल कहीं से भी जाएगा। तो ये पॉइंट में रह के हम लोग सब कुछ तय करेंगे। जब इस पॉइंट से गुजरा था तब उसका वेलोसिटी क्या था फ्लूइड पार्टिकल का, डेंसिटी क्या था, प्रेशर क्या था उसका, फिलाना ढिमका क्या था, कुछ भी। ठीक। अभी देखिए, तो जो हमने ये बैठा दिया सिस्टम, इसके लिए तो टाइम तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना। सब कुछ सिर्फ टाइम नहीं, जो कोऑर्डिनेट्स थे आखिर के, सब कुछ है। सब कुछ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक जगह पे फिक्स कर दिया, तो ये तो कहीं जाएगा भी नहीं, कहीं नहीं, एक ही जगह पे रहेगा हर वक्त। तो इन सब का क्या, एक्स नॉट से एक्स हुआ, या फिर टी से टी वन हुआ, कुछ भी हुआ, तो इन सब का तो कोई मतलब मायने ही नहीं रहता इस इक्वेशन पे। तो जो सब हमें इससे पहले वाले इक्वेशन में आए थे, ये सब भाई साहब, ये सब मेहमान बिन बुलाए, ठीक, यू का कुछ आया था, तो इन सब चीज़ों का कोई मायने ही नहीं है ऑयलरियन अप्रोच में, कुछ आएगा ही नहीं। सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आएगा जो आप अपने खुद से निकाल सकते हैं। मैं फिर भी एक लिख देता हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का, एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, अगर मतलब पास किया कोई फ्लूइड तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट कुछ होगा इस तरीके से। ठीक है, एट द टाइम ऑफ टी, टी टाइम पे इस कोऑर्डिनेट से इस फ्लूइड भाई साहब ने मूव किया था, गया था इससे, तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट रहा ये। ठीक। अभी ये सब चीज़ें हैं बेसिक, आपको इन सब चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे शायद। किसी एग्ज़ाम में, किसी स्टेट के एग्ज़ाम में कभी पूछ दिया गया था लैग्रांजियन अप्रोच से थोड़ा, या फिर ऑयलरियन अप्रोच से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब हमने अभी जो बताया क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इक्वेशन दिखाओ, बहुत साल पहले, शायद 2005-9 की बात है तब। उसके अलावा ऐसा कोई अप्रोच, ऐसा कोई नहीं है जो आपको अभी सीखना है आपका मेंस क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना है कि हम लोगों का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो अभी हम लोग इतना टिंडोरा पीट रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, तो उस चीज़ में क्या आएगा वो हमें बताना होगा, जिसके लिए आपको वेक्टर का थोड़ा नॉलेज, जैसे हमने बताया था, कॉम्प्लेक्स का थोड़ा नॉलेज, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हैं। ठीक, जितना मास, एक सिस्टम है ये, मान लीजिए यहाँ से एंटर हो रहा है कुछ मास, यहाँ से निकल रहा है, और इसका कुछ फिक्स्ड मास है, तो यहाँ से जितना एंटर होगा, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ, ये स्टिल रहा और ये आउटपुट रहा, तो सेम ही मास तो निकलेगा ना। इसका जो है फिक्स्ड, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, वही रहा सिंपल भाषा में अपना कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए अभी इन सब चीज़ों को रहने देते हैं, अभी हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये अपना गोला एक सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस को हम इस नाम देते हैं। ठीक, और इसका जो वॉल्यूम है, इसमें फ्लूइड है। ठीक है,
ये फ्लूइड में इस वॉल्यूम का हम v नाम देते हैं, वॉल्यूम हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ ये है, हमने जैसे बोला था हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको बोलते जाएंगे। कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में एक v वॉल्यूम का और इस सरफेस में एक इनक्लोज्ड बंद हुआ एक आर्बिटरी हम सरफेस मान के चल रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है? मान लो कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल है या फिर कोई सरफेस है, कुछ भी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम दिखा सकते हैं कि ये फ्लूइड रहा। अभी इसको हम कितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं हर तरफ से, कितना चाप सकते हैं, कितना ये डिफॉर्म होगा प्रेशर की वजह से, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। और उस जैसे फ्लूइड को बोलते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। समझे? तो इससे ज़्यादा डीप आपको जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। आपने जान लिया कि कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, बस ख़त्म कहानी अभी तक के लिए। तो एनीवेज हमने ये मान लिया वॉल्यूम वगैरह सब कुछ, और हमने एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, P, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिया XYZ, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट है P, और फ्लूइड का डेंसिटी भी हमने XYZ कोऑर्डिनेट में मान लिया T टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऑब्वियसली जो फ्लूइड पास करेगा नहीं पास करेगा इस फिक्स्ड पॉइंट से, हमने अभी दिखाया कि टाइम को फिक्स है तो उसका जो डेंसिटी होगा वो हम इस फंक्शन की तरह लिख सकते हैं, ठीक। और हम मान लेते हैं कि एक ये पूरा सरफेस हमने एक एस दिखाया ना, इस पी को काटते हैं, ये पूरा सरफेस हमने एस दिखाया है, तो एक छोटा सा सरफेस हम यहाँ पे मान लेते हैं इस एस में से, और इसको नाम देते हैं डेल्टा एस, ठीक है। और ये जो भाई साहब हमने पॉइंट फिक्स किया था पी ऑयलरियन अप्रोच की तहत, वो हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे है डीएस, डीएस सरफेस में, ठीक है, छोटे से सरफेस में पॉइंट पी कहीं पे है। अभी इन भाई साहब का हम मानते हैं कि एक फ्लूइड वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, सॉरी, कोई फ्लूइड वेलोसिटी चला गया सीधा, ठीक है, पी पॉइंट का, पी बाहर लिखने दीजिए, ये पॉइंट है हमारा पी, और ये वेलोसिटी हमने पकड़ लिया क्यू, ठीक है। और क्यू का एक, क्यू से नहीं, यूनिट वेक्टर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे डीएस से, उसको नाम देंगे एन। अभी मत पूछ लेना भाई लोग कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा क्यू का, ठीक है, वो इस वॉल्यूम से या फिर इस सरफेस से आउटवर्ड्स होगा, बाहर की तरफ जा रहा है ना, ठीक। और उसका मान क्या होगा, एन डॉट क्यू, ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अभी इस चीज़ को हम कैसे मास फ्लो बता सकते हैं?
मास फ्लो कैसे बताए? हम इससे पहले लेक्चर में हमने बोल दिया था, या फिर अभी बोल रहे हैं। आपको डेंसिटी के बारे में पता है क्या है? डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें मास चाहिए तो ऑब्वियसली डेंसिटी के साथ वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो डेंसिटी हमने ऑलरेडी पकड़ के रखा है यहाँ पे। तो जो मास फ्लो रेट होगा सिर्फ ds के लिए, डेल्टा एस के लिए, वो रो रहा अपना डेंसिटी, और जो वॉल्यूम रहेगा वो आ गया अपना ये। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट के साथ हमने डेल्टा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसी सरफेस से निकल रहा है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक, इस ds को हटा के लिखिए कि रेट ऑफ मास फ्लो रेट, मास ही तो फ्लो हो रहा है ना, क्यूब वेलोसिटी के तहत p पॉइंट से निकल रहा है फ्लूइड, और उसका नॉर्मल वेक्टर है n, यूनिट वेक्टर। तो जो मास बहेगा, मतलब वॉल्यूम जो निकलेगा फ्लूइड का, वो तो हम इस चीज़ को लिख ही सकते हैं। ds अपना सरफेस है, इस पूरे सरफेस को हम डेल्टा एस मान लेते हैं, और एन क्यू अपना रह गया नॉर्मल कंपोनेंट। जाहिर सी बात है अपना इस हिसाब से आ गया। ये लिख देते हम स्मॉल एलिमेंट। ठीक, अभी टोटल रेट ऑफ मास फ्लो एस के लिए हमें निकालना है। तो हमें जब कोई छोटा वैल्यू दिया रहता है, dx लेंथ छोटा दिया रहता है, छोटा कुछ भी दिया रहता है, तो हमें अगर पूरा निकालना है x, तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा करके निकालेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन करेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो जो अपना फ्लो होगा, टोटल टोटल मास फ्लो रेट एस के लिए वो कैसे आएगा? वो आएगा अपना एस, हमने लिख दिया यहाँ पे, ये इक्वेशन नीचे आएगा। ठीक, ये डेल एस हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है, और वॉल्यूम हो जाएगा अपना, वॉल्यूम के तहत ये रो होगा, सॉरी, कैसे आया? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, क्यों आया इतने तक आपको पता चल गया। ये कैसे आया ये आप खुद पता कीजिए। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अभी तक आपको पता होना हो जाना चाहिए, क्या होता है किसी भी सरफेस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम जब हम पकड़ते हैं तो। ठीक, तो इन सब पे हम अभी लगाते हैं थोड़ा ब्रेक। बहुत ऊपर ऊपर से शायद जा रहा होगा आपके दिमाग के, लेकिन सारे है बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, तो हमें मास का रेट निकालना है या फिर मास निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। और हमने जो एजम्पशन लगाया था, डेल एस एलिमेंट है, वहाँ से एक फ्लूइड पार्टिकल निकल रहा है, ऑयलरियन अप्रोच था, पी पॉइंट फिक्स पकड़ लिया कि उसका वेलोसिटी है, एन वेक्टर है, इस छोटे से एलिमेंट को हम डेल एस लिखेंगे, पूरा एस है, तो पूरे के लिए हमें जब निकालना होगा इंटीग्रेशन होगा। तो यही सब जनरल चीज़ें हैं, मतलब जानने वाली चीज़ें हैं ये आपकी।
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही सिर्फ नया आपको शायद लगेगा अभी, या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनको पता ही है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में और थोड़ा बताना पड़ेगा आपको डिटेल्स में। एनीवेज, तो अभी जो मास फ्लो रेट है v के अकॉर्डिंग, वो हमने निकाल लिया ये, या फिर हमें पता है ये रो है, सॉरी फिर से गलत हो रहा है, हम अच्छे से लिखते हैं इस चीज़ को, डेल्टा जो q है उसका वेलोसिटी डेल v, ठीक। अभी इस टाइम में मास क्या है, एस सॉरी टी टाइम में इस सरफेस का सिर्फ मास पूछा है। वो क्या पूछा था, मास फ्लो रेट। इसका मतलब वो पी क्यू ये सब नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो टी टाइम में सिर्फ मास जो पूछा है, मास एट टाइम टी, वो होगा अपना सिर्फ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये आप ना हमेशा माथे में रखना कि मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो मास बढ़ा कितना, कुछ तो मास बढ़ा होगा ना, कुछ निकल रहा है, कुछ आ रहा है, या फिर कुछ जा रहा है। तो फिर मास बढ़ा अपना, या एस में मास इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब भी लिखा हमने वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि कितना मास बढ़ा। जाहिर सी बात है, ये हमारा मास है और इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना मास बढ़ा टी टाइम के बाद। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कोई भी मास, मतलब सोर्स या फिर सिंक नहीं है, इस पे हम आएंगे कि सोर्स और सिंक क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत क्या हो रहा है, तो जो v वॉल्यूम के अंदर मास इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कुछ भी उसका रेट है, कुछ भी वैल्यू है उसका, वो इस चीज़ के होगा समान, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विद इन वी वॉल्यूम के अंदर जितना रेट से मास चेंज हुआ है या फिर बढ़ा है, वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास जो फ्लो हो रहा है वी के अंदर, ठीक। ये टोटल मास इंक्रीज हो रहा है, हम्म और ये हो रहा था टोटल मास फ्लो। क्यों, इस चीज़ को हमने अभी कुछ ही देर पहले गॉस डाइवर्जेंस के थ्योरम के अनुसार इससे इक्वल करवाया था ना, ये इसके इक्वल है। तो ये क्या था, रेट ऑफ मास फ्लो, तो फिर ये भी रेट ऑफ मास फ्लो रहेगा, ठीक। और ये होगा हमारा टोटल मास इंक्रीज। तो जितना फ्लो हुआ, जैसे कि हम बता रहे थे सिस्टम में, उतना ही तो बढ़ेगा या फिर उतना ही तो घटेगा। अगर ये हमने बंद कर दिया, यहाँ से घुसा के ये बंद कर दिया, निकलेगा ही नहीं, तो जितना घुसा रेट मास, मान लीजिए कि सिंपल भाषा में
ये हमने बंद कर दिया, पहले खुला हुआ था। यहाँ पे 10 लीटर पानी है, यहाँ से हमने 5 लीटर पानी अंदर घुसा के ये भी बंद कर दिया साला। तो फिर इसका टोटल क्या 15 लीटर रहेगा ना। तो ये जितना घुसा और जितना बढ़ा वो तो सेम है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भाषा में आपको ये थोड़ा सिंपल वे में खुद से सोचना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से लिख लीजिए, डेल रो बाई डेल टी मल्टीप्लाइंग बाई डी वी। ठीक है, इंटीग्रेशन वी के तहत हो रहा है, और ये चीज़ ये दोनों होंगे समान। तो हम इसको इन दोनों को अगर सेम कर दे तो क्या आएगा। तो हमने इस चीज़ को डेल रो होगा, मैं बार बार गलत कर रहा हूँ इसको, सॉरी। और ये क्या था, वी रो इंटू क्यू था वेलोसिटी, हाँ, और डी वी। ठीक है, इक्वल हो गया टोटल मास फ्लो रेट और टोटल मास इंक्रीज। ठीक, अभी हम सब चीज़ों को इधर उधर ले जाके, इधर आएगा तो प्लस माइनस होगा। और अगर हम वी वॉल्यूम मान के चले कि बहुत ही स्मॉल था, तो फिर मान लीजिए डी वी कितना स्मॉल होगा, क्योंकि हमने बोल दिया था कि इस सरफेस में, ये पूरा इस सरफेस में डेल इज एलिमेंट था और वी था वॉल्यूम। तो ये ही बहुत स्मॉल है, एक फ्लूइड पार्टिकल ही हमने पकड़ लिया था छोटे से स्पेस में। तो फिर मान लीजिए डी वी कितना स्मॉल होगा। तो अगर इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दे तो फिर जो इक्वेशन आएगा हमारा वो आएगा डेल रो बाई डेल टी प्लस रेड रो, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं होगा, हाँ, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, रो इंटू क्यू डेल वी। डेल वी हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक, यही इक्वेशन है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या हो रहा था फिर से बताते हैं। ये एक फ्लूइड पार्टिकल है, सरफेस हमने मान लिया कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में एस, वी इसका वॉल्यूम है, इस छोटे एलिमेंट को डेल एस। पॉइंट हमने जो पकड़ा था उसको पी बोलते हैं यहाँ पे, पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट, ऑयलरियन अप्रोच। वेलोसिटी क्यू, एन यूनिट वेक्टर, क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है वी वॉल्यूम से। तो जाहिर सी बात है जो निकलेगा या फिर जो बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ गया फ्लूइड पार्टिकल। ठीक है, कि मतलब जो वेलोसिटी है क्यू, वो मास फ्लो हो रहा है, फ्लूइड जाएगा तो मास भी रहेगा फ्लूइड का, ऑब्वियसली। तो जो निकल रहा है या फिर जो जा रहा है उसका जो इफेक्ट पड़ेगा इसमें, वो कैसे सेम होगा, हमने वो 5 लीटर और 10 लीटर का एग्जाम्पल दे के समझा दिया आपको। ठीक, तो उन दोनों इक्वेशन को कैसे सेम करेंगे, ये रहा, एक ही इक्वेशन में आ गया। ठीक है, अभी इस इक्वेशन के बाद हमने v बहुत छोटा है बोल के इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो वो हो गया अपना 0, या फिर उसको आउट ऑफ इक्वेशन ही कर दिया। तो फाइनल जो बचेगा वो रहा ये, और यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
ठीक है। तो फिर क्या सीखा हमने कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में थोड़ा सा अपना मतलब ये सब एप्लीकेशन में थोड़ा है कि क्या कैलकुलेट हमें करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये जो हो रहा है कि मतलब ये चीज़ डायरेक्ट पूछी जा चुकी है ऑलरेडी बहुत साल पहले, जैसे कि हमने बताया था। शायद 2010 नहीं 2010 कुछ स्टेट्स में पूछा गया था शायद, ठीक है। लेकिन पूछा गया था, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मतलब कभी नहीं पूछा गया। लेकिन हाल ही में 2010 से या फिर शायद 2012 से 2019 तक कोई नामो निशान नहीं है इस चीज़ का। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा इसका, यही है फैक्ट, ठीक। थोड़े से एजम्पशंस है, अभी जो हमने बताया इस चीज़ में भी बहुत सारे एजम्पशंस है, थोड़ा नहीं लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा जनरल आइडिया भी आपको रहना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको मान के चलना होगा, ठीक। क्योंकि इससे अंदर अगर जाएंगे, इससे डीप स्टडी करेंगे तो वो इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो जाएगा कि आपको सिर्फ उसका एप्लीकेशन जानना है। लेकिन आपको तो सिर्फ डेरिवेशंस वगैरह जानने हैं और उसको कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं वो जानना है ना। तो हमें ज़्यादा इंजीनियरिंग में घुस के क्या लाभ, जो बताया जा रहा है थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अगर हाँ ऑब्वियसली अगर कोई डाउट हो तो जो हमारे ग्रुप्स में है वो बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इस लेक्चर के बाद भी जितना भी बड़ा ये लेक्चर होगा, अगर इस लेक्चर के बाद भी आपको कोई डाउट रहे इसमें कि किसी भी पॉइंट में, तो एक्साडेमी का जो ग्रुप है उसमें बताइए कि इस लेक्चर में हमें यहाँ पे डाउट है, या फिर एक्साडेमी का जो 738177 जो लास्ट में नंबर है, लास्ट में डिजिट है, उस वहाँ पे पिक्चर सेंड करके कि ये इक्वेशन में इस जगह पे हमें डाउट है भेजिए, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं खुद बताऊंगा, या फिर अगर बहुत सारे डाउट आ गए एक से ज़्यादा तो और एक वीडियो बनेगा उस पर एक्सप्लेन करने के लिए कि और भी सिंपल तरीके से हम कैसे इसको मतलब, या फिर जो भी आए इससे इसके बाद वो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। तो यही तक था आज का लेक्चर। मैं और कुछ जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ कि क्या होगा इसके बाद। देखिए जैसे कि हमने बताया बहुत सालों से आया भी नहीं, लेकिन हम ये भी मान के नहीं चल सकते कि कभी नहीं आएगा। शायद 2020 में ही दे दे जो मेंस का एग्ज़ाम हो, अभी तो हुआ नहीं ना। तो देखिए इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो करवाएंगे। क्या है इम्पोर्टेंट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखते हैं इस चीज़ को, और स्फेरिकल, ठीक है। कोई क्वेश्चंस इनसे नहीं आया अभी तक तो करवाना बेवकूफ़ी होगी, आपका टाइम जाएगा सिर्फ, ठीक। अगर किसी को लगे कि सर सिर्फ एक एग्जांपल करवा दो, ठीक है, हम एक एग्जांपल जो आया है कभी भी नहीं आया है या फिर खुद से बना के या फिर कहीं पे एक्सप्लेन किया नहीं गया है तो वहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे, वो बात की बात है। लेकिन आपको अगर ये सही से पता रहेगा ना सिलिंड्रिकल, जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये आर डिस्टेंस है, ये जेड, और जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से वो थीटा, ये हो गया अपना फ्लूइड का पॉइंट। तो आर थीटा जेड यहाँ पे इससे काम चलेगा सिर्फ, ठीक। और इसमें आएगा एडिशन फाइव, ठीक है ना। तो ये अगर आपने समझ लिया तो इसमें आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और इसका इक्वेशन जो होगा वो अगर आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चंस आप नहीं अटकेंगे कहीं पर भी, कोई पॉइंट पे भी। सिर्फ एक बार लेक्चर देखने से होगा नहीं, ये मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक। सिर्फ एक लेक्चर देखने से होगा नहीं कि मैंने सिलिंड्रिकल का एक लेक्चर देख लिया और हो गया मेरा, वो कभी नहीं पॉसिबल है।
हुआ नहीं कभी तक, आज तक होगा भी नहीं। उसके बाद जो मैक्सिमम 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्ट्रीमलाइन से, कि कोई भी दे दिया और इसका स्ट्रीमलाइन बताने को बोला, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन बताने को बोला। वॉर्टिसिटी का एक एग्जांपल है, ठीक है, पोटेंशियल फ्लो, और अपना आखिर में बचा नेवियर और स्टोक्स। इस चीज़ को हम 2080 रूल से मान के चलते हैं। क्या है 2080 रूल? ये पूरे सिलेबस का 20% हिस्सा है, सिर्फ अगर इसकी थ्योरी की बात करें, ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर थ्योरी की बात करें, और इसी 20% सिलेबस में से अपना 80% क्वेश्चन आता है। तो हुआ ना 2080 रूल। तो हम सब में से जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको उठाएंगे। सबसे पहले इसका थ्योरी पी वाई क्यू, थ्योरी पी वाई क्यू, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी बनाएंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे तो हमें लगता है कि आपको सुविधा होगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स बताना हो, जैसे कि आज का बेसिक था कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड पार्टिकल या फिर कुछ भी कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें साथ में आती रहेंगी, ठीक। तो बस यही तक था आज के लिए। अगले लेक्चर में हमने बता दिया सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल आपको खुद से करना है। सिलिंड्रिकल का मैं बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और उसके बाद आएगा स्ट्रीमलाइंस, नेवियर स्टोक्स, पोटेंशियल फ्लो, जिससे क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस हम करेंगे भी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।